हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है जब भी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ता है या घटता है, उसमें क्या होता है जो बैंक की इनकम है, जो कैश फ्लो है, लिक्विडिटी है, उस पर क्या होता है एक असर पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट एक तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बैंक की जो मतलब कहना चाहिए उसकी इफ़िशियंसी है या फिर जो इक्विडिटी है या लिक्विडिटी है, उस पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो क्या करता है, बैंक को लॉस देता है। ठीक है, वही क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। अब देखेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क की ऑफिशियल डेफिनेशन की इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है। Interest rate risk is the possibility that change in market interest rate will negatively affect a bank's earning, cash flow on or the economic value of its asset and liabilities। ब्याज दर जोखिम मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क वह संभावना है जो मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट या क्या होगा, जिसकी ब्याज दर होती है जिस पर बैंक लोन देता है या डिपॉजिट लेता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर घटता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो जो बैंक की इनकम होती है जो उसके डिपॉजिट पर आती है और उसमें जो लोन दिया है उस पर जिसको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, उसका जो कैश फ्लो है और उसकी जो परिसंपत्ति है, मतलब जिस वो असेट्स जो बैंक ने किसको दिया है, कस्टमर्स को दिया है, और देयता मतलब लिएबिलिटीज़ जो कस्टमर ने बैंक को दिया है एक डिपॉजिट के रूप में, उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। सिंपल से बोलो तो इंटरेस्ट रेट रिस्क वह रिस्क है जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव होता है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या तो इंटरेस्ट रेट घटता है, उसमें जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं बैंक की इनकम को लेकर, वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो बैंक ने 10% ब्याज पर 5 साल का लोन दिया है। ठीक है, बैंक ने क्या किया है, 10% ब्याज पर 5 साल का लोन दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद बाजार की व्यापार दर क्या हो गई, ब्याज दर क्या हो गई, 12% हो गई, मतलब 2% बढ़ गई। बैंक ने उसको 10% ब्याज पर क्या किया था, लोन दिया था, और कुछ टाइम बाद जो ब्याज दर है वो 12% हो गई, मतलब 2% बढ़ गई। अब बैंक को क्या होगा, जो नए लोन है उस पर क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा कमा सकते हैं। अब जब वो नया लोन देगा बैंक तो उसको 12% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो पुराने लोन है उस पर क्या मिलेगा, 10% लोन मिलेगा। ठीक है, जो पुराने लोन है उस पर 10% ब्याज दर मिलने से क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट 10% बढ़कर क्या हो गई है, 12% हो चुकी है। तो जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव हुआ और उसके बदलाव से जो बैंक को नुकसान हुआ वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। इस तरह बैंक को कमाई का क्या होगा, नुकसान होता है, इसे ही ब्याज दर जोखिम कहते हैं या इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते हैं और बैंक को जो नुकसान होता है, बैंक की जो इनकम को नुकसान होता है, वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं, कौन से रिस्क में असेट पे प्रभाव पड़ता है, कौन से रिस्क में लिएबिलिटीज़ पे प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ हम किस में देखेंगे, इंटरेस्ट रेट के टाइप्स में देखेंगे। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे गैप एंड मिसमैच रिस्क, सेकेंड है बेसिस रिस्क, थर्ड है रिप्राइजिंग रिस्क, फोर्थ है यील्ड कर्व रिस्क, फोर्थ है एम्बेलेड ऑप्शन रिस्क, लास्ट है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट रिस्क के टाइप्स है। इन्हें देखते हैं हम कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं ये। फर्स्ट है गैप मिसमैच रिस्क। ठीक है, तो गैप मिसमैच रिस्क क्या होता है, देखिए गैप मिसमैच रिस्क तब होता है जब बैंक की परिसंपत्तियाँ मतलब असेट्स जो बैंक ने किसको दिया है, कस्टमर को लोन के रूप में दिया है, और देयता का मतलब क्या होता है, जो लिएबिलिटीज होती है जो कस्टमर ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब क्या क्या जो बैंक ने दिया है कस्टमर्स को
और जो कस्टमर्स ने दिया है बैंक को, उसकी अवधि या ब्याज दर बदलने का समय एक जैसा नहीं होता। मतलब असेट्स जो है उसकी इंटरेस्ट रेट बदलना और जो लिएबिलिटीज़ है उसका इंटरेस्ट रेट बदलने की जो अवधि होती है वो सेम नहीं होती। अलग अलग टाइम पे जो अवधि में अलग अलग टाइम पे जो उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं घटते हैं तो क्या होगा, उसको गैप मिसमैच कहते हैं। क्यों? क्योंकि असेट्स के इंटरेस्ट रेट बाद में बढ़े, ठीक है, या हो सकता है कि लिएबिलिटीज़ के इंटरेस्ट रेट पहले बढ़े या उसके बाद में बढ़े। तो क्या होता है, ये दोनों का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का समय है, उनकी जो समय अवधि है वो क्या होती है, सेम नहीं होती। सेम नहीं होगी तो क्या होगा, या तो लोन घाटे में जाएगा या फिर जो डिपॉजिट जमा है उस पर जो ब्याज मिलता है उसमें घाटा होगा, ठीक है। दोनों की अवधि क्या होगी, सेम नहीं होगी। एग्जाम्पल से देखिए, मान लो बैंक के ज़्यादातर लोन 5 साल के हैं, ठीक है। मतलब जो बैंक के असेट्स हैं, जो लोन दिया है बैंक ने, वो कितने साल के हैं, 5 साल के हैं। लेकिन उसके ज़्यादातर जमा, मतलब जो लिएबिलिटीज़ है, जो कस्टमर्स ने बैंक में जमा किए, जो डिपॉजिट है वो क्या है, 1 साल के हैं। लोन 5 साल का दिया है और डिपॉजिट 1 साल का लिया है। अब 1 साल बाद जमा की ब्याज दर बढ़ जाती है। मतलब जो लिएबिलिटीज़ है, जो कस्टमर ने बैंक के पास जमा किया है, उसकी क्या होगी, उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मान लो 9% पे दिया था और 10% हो जाती है उसकी ब्याज दर, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक के लोन की दर 5 साल तक वही रहेगी। मतलब जो लोन डिपॉजिट जमा है उसका तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, परंतु जो 5 साल के लिए उन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है, उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगी। इससे बैंक की कमाई पर क्या होगा, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो डिपॉजिट जमा है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, पर जो लोन दिया गया है उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा, बैंक लॉस में जाएगा, बैंक की जो इनकम है उसमें क्या होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसे ही क्या कहते हैं, गैप मिसमैच जोखिम या गैप मिसमैच रिस्क कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि क्या होगा, जो असेट्स है और लिएबिलिटीज है, दोनों की इंटरेस्ट रेट जो है वो बदलने की समय अवधि अलग अलग होती है। या तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट किसका बढ़ेगा, असेट्स का बढ़ेगा या लिएबिलिटीज का बढ़ेगा, दोनों का आगे पीछे हो सकता है। इसमें क्या होगा, बैंक को लॉस होता है। यही क्या कहलाता है, गैप मिसमैच रिस्क कहलाता है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, बेसिस रिस्क, ठीक है। सेकंड है बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क तब होता है जब बैंक की परिसंपत्तियां, मतलब बैंक के असेट्स जो बैंक ने किसको दिए हैं, कस्टमर को लोन के रूप में दिए हैं, और देयता मतलब लिएबिलिटीज जो बैंक ने कस्टमर्स की अपने बैंक में डिपॉजिट लिया है, ठीक है। ये दोनों की ब्याज दरें अलग अलग बेंचमार्क रेफरेंस रेट से जुड़ी होती है। मतलब और वे एक जैसी मात्रा में या एक ही दिशा में नहीं बदलती। इस फर्क से बैंक को नुकसान हो सकता है। इसका सिंपल सा मीनिंग हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो बैंक ने लोन की ब्याज दर MCLR, ठीक है, मतलब इसकी जो मिनिमम कॉस्ट होती है, ठीक है, बैंक की एक मिनिमम कॉस्ट होती है जिस पर बैंक क्या करता है, लोन देता है। मान लो कि SBI बैंक और SBI बैंक की एक मिनिमम कॉस्ट क्या होती है, 9%, ठीक है। 9% से कम या मान लो 8% जो उसकी ब्याज है उससे कम पर लोन वो नहीं देता है, ठीक है। SBI बैंक की मिनिमम कॉस्ट मान लो 8% है और 8% से कम पर वो लोन नहीं देता है, ठीक है। तो क्या है, जो बैंक ने लोन दिया है कस्टमर्स को, किससे जुड़ी है, ये मिनिमम कॉस्ट से जुड़ी है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट से जुड़ी है। और जो डिपॉजिट बैंक ने लिया है कस्टमर्स का, उसकी ब्याज किससे जुड़ी है, RBI की रेपो दर से। अब RBI की रेपो दर क्या होती है, RBI की रेपो दर वो होती है जो RBI बैंक के लिए डिसाइड करता है कि जो बैंक है वो कितने इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को लोन देगा। तो जो RBI तय करता है बैंक के लिए वो क्या होता है, उसके डिपॉजिट से जुड़ा होता है। और जो बैंक होता है, जो बैंक डिसाइड करता है अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए, वो किस पे जुड़ा होता है, MCR से जुड़ी होती है। मतलब लोन किससे जुड़ा है, MCR से जुड़ा है, MCLR से जुड़ा है। और जो डिपॉजिट है वो RBI की रेपो दर से जुड़ा है। मतलब जो डिपॉजिट है और जो असेट्स है, मतलब जो लोन दिया हुआ है और जो डिपॉजिट लिया हुआ है, दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गए, अलग अलग बेंचमार्क से या अलग अलग रेफरेंस लिंक से जुड़े हुए हैं। दोनों की अलग अलग
इंटरेस्ट रेट रहेंगे। क्यों, कैसे कि जो डिपॉजिट होगा वो आरबीआई के रेपो दर से जुड़ेगा और जो कस्टमर्स को लोन दिया गया है वो उसके उस बैंक की मिनिमम कॉस्ट से जुड़ेगा। ठीक है, दोनों के लोन क्या है, दोनों की जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होंगे। अब अगर रेपो दर बढ़ जाए लेकिन MCLR उतना न बढ़े, मानते हैं कि दोनों बढ़ता है, ठीक है, बैंक ने जिस इंटरेस्ट रेट से कस्टमर्स को लोन दिया है वो ना बढ़े और जो डिपॉजिट लिया कस्टमर ने दिया है बैंक को उसकी रेपो दर बढ़ जाए, मतलब जो आरबीआई ने डिसाइड किया है बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाए और MCLR ना बढ़े, तो क्या होगा, बैंक को रिस्क होगा, बैंक को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, बैंक की लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन लोन से मिलने वाली आय उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो डिपॉजिट है और जो डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो तो बढ़ेगा, वो तो मिलेगा, पर उसने जो लोन दिया है, ठीक है, जिस इंटरेस्ट रेट पर उसने लोन दिया है कस्टमर्स को, उसकी आय नहीं बढ़ेगी, उसकी आय नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिस रिस्क कहलाता है। थर्ड है रिप्राइजिंग रिस्क। रिप्राइजिंग रिस्क जिसको बोलते हैं पुनः मूल्यांकन जोखिम। रिप्राइजिंग रिस्क तब होता है जब बैंक की परिसंपत्तियां मतलब असेट्स, ठीक है, और देयता मतलब लिएबिलिटीज की ब्याज दरें अलग अलग समय पर बदलती है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, एक रेपो दर और MCLR की अकॉर्डिंग उसमें इंटरेस्ट बड़ा बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा था। और इसमें क्या है, जो असेट्स है और लिएबिलिटीज है दोनों की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, अलग अलग समय पर बदलेगी। इस समय के अंतर के कारण बैंक की आय क्या होगा, कम होगी, जो उसकी बैंक इनकम है वो कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा जाएगा और उसका जो प्रॉफिट है वो कम बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहेगी। या तो सबसे पहले असेट्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, या तो फिर लिएबिलिटीज़ की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अलग अलग समय पर क्या होगा, बदलेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लो बैंक ने 1 साल का लोन MCLR पर दिया है। MCLR का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक मिनिमम कॉस्ट जो बैंक डिसाइड करता है अपने कस्टमर्स को देने के लिए कि हमको 8% पे बैंक कस्टमर्स को लोन देना है या 9% पे अपने कस्टमर्स को लोन देना है। ये जो मिनिमम कॉस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, MCLR कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बैंक ने 1 साल का लोन किस पे दिया है, अपने मिनिमम कॉस्ट पे दिया है। और जमा मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है जो कस्टमर करता है बैंक में, उसको क्या क्या 6 महीने में ब्याज दर बदलने वाला है। मतलब जो डिपॉजिट जमा है वो क्या, उसकी ब्याज दर 6 महीने बाद बदलने वाली है। मतलब सबसे पहले क्या हो, जो डिपॉजिट जमा है उसके इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा। अगर 6 महीने बाद जमा पर ब्याज बढ़ जाए लेकिन लोन की ब्याज दर अभी भी पुरानी है तो बैंक को क्या होगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट रेट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा और लोन से उतनी आय नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट जमा है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है 6 महीने बाद बढ़ेगा और 6 महीने बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसे बैंक को क्या होगा, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना बढ़ेगा उस हिसाब से बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, बैंक को रिस्क होगा और बैंक की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। ये क्या कहलाता है, ये रिप्राइजिंग जोखिम कहलाता है, रिप्राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। ठीक है, ये फोर्थ है यील्ड कर्व जोखिम। ठीक है, यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क तब होता है जब ब्याज दरों में बदलाव बैंक की परिसंपत्तियों और देयता के अलग अलग अवधि पर अलग अलग असर डालता है। अगर बैंक के लघु अवधि और दीर्घ अवधि के इंस्ट्रूमेंट पर असर समान न हो तो बैंक को नुकसान हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो असेट्स है और जो लिएबिलिटीज़ है दोनों की जो इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करेंगे, उसके शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन्स है वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग टाइम पर बदलेंगे। इसमें एक चीज़ क्या अलग है, एक शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया है। ठीक है, मान लो बैंक ने 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। बैंक ने क्या किया, 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और 1 साल के लोन दिए हैं। ठीक है, जो बैंक ने क्या किया, 10 साल के बॉन्ड में खुद ने इन्वेस्ट किया
और जो कस्टमर्स है उनको क्या किया, 1 साल का लोन दिया है, मतलब 9 साल का गैप है उसमें। 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल का सिर्फ लोन दिया है। अगर लंबी अवधि के ब्याज दरें बढ़ती है, ठीक है, लेकिन छोटी अवधि की दरें नहीं बढ़ती, मतलब जो शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल के जो लोन है उसकी अवधि, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है क्या होगा, नहीं बढ़ेगी। और जो उसने 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उसकी क्या होगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो क्या होगा, बैंक को लंबे बॉन्ड पर नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि उसने 10 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो उसको क्या होगा, उसका जो पुराना इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। मतलब उन्हें 9% पे इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के 9% से 10% हो जाता है, तो उसे क्या होगा, ब्याज 10 साल के लिए उस 9% पर ही मिलेगा, जबकि जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ के 9% से 10% हो चुका है। तो जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स है या लॉन्ग टर्म उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या होगा, उसको नुकसान होगा। ठीक है, बैंकों को लंबे समय बॉन्ड पर क्या होगा, नुकसान होगा और लोन से उतनी आय नहीं बढ़ेगी, इससे बैंक को नुकसान हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ 1 साल का लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बनेगा नहीं। जो 10 साल का उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उस पर क्या होगा, उसको पुराने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो क्या होगा, उससे जो बैंक है उसको नुकसान होगा। ये कहलाता है, ये यील्ड कर्व जोखिम या यील्ड कर्व रिस्क कहलाता है। फोर्थ है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क तब होता है जब किसी वित्तीय साधन जैसे लोन या बॉन्ड में ऐसे ऑप्शन शामिल होते हैं जो उधारकर्ता या जारीकर्ता को कुछ विशेष कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि पहले भुगतान करना, मतलब रीपेमेंट। अगर किसी कस्टमर को 5 साल का लोन दिया गया है तो उसे क्या करना है, उसे पहले ही भुगतान करना है, मतलब 5 साल के लोन लिया है पर उसको 2 साल में उसका रीपेमेंट करना है। ठीक है, 5 साल के लोन पे 2 साल में उसको उसका पूरा रीपेमेंट करना है। समय से पहले रिडेम्पशन, ये ऑप्शन बैंक की नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और ब्याज, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है उसको प्रभावित कर सकती। कैसे, मान लो बैंक ने किसी कस्टमर्स को क्या दिया है, 5 साल का लोन दिया, जिससे ग्राहक को क्या होगा, पहले उस इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाना पड़ेगा। अगर कस्टमर्स ने 5 साल का लोन लिया है और उसको उसका जो लोन है 2 साल में चुकाना है, तो उसको क्या होगा, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट रेट लगेगा। और 2 साल का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो 5 साल का लोन है उसका, उसमें क्या होगा, बैंक को लॉस होगा। क्यों, क्योंकि उसने 5 साल के लिए लोन दिया था, पर जो कस्टमर है उस लोन को 2 साल में चुका देगा, 2 साल का ही उसको इंटरेस्ट रेट लगेगा, जबकि उसको 5 साल का इंटरेस्ट रेट लगना था। 2 साल में अपने लोन को चुका देगा, तो क्या होगा, 3 साल के लिए जो 3 साल का इंटरेस्ट रेट बन रहा था उसका क्या होगा, बैंक को लॉस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लो बैंक ने 5 साल का लोन दिया जिससे ग्राहक को पहले चुकाना पड़ेगा। ठीक है, रीपेमेंट का ऑप्शन है इसमें। अगर ग्राहक 2 साल में लोन पूरी तरह चुका देता है तो बैंक को बाकी 3 साल का क्या पड़ेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो बैंक की इनकम है उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसकी जो इनकम है वो भी कम होगी। ठीक है, फिर है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क तब होता है जब किसी निवेश, मतलब जब किसी इन्वेस्टमेंट में ब्याज या मूलधन की वापसी से प्राप्त जो नकदी है को फिर से निवेश करना पड़े। मतलब जो उसने लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट रेट उसको मिला है उसको क्या करना पड़े, उसको इन्वेस्टमेंट डबल से करना पड़े। जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका लोन चुकाने के बाद उसको डबल से क्या करना पड़े, डबल से उसको इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन नई ब्याज दर पुरानी दर से कम हो। ठीक है, अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट उस पर बढ़ चुका है पर उसने उसको जब वो उसको री इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको वो डबल से इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको जो पुरानी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा। अब पुरानी इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो उसको क्या होगा, उसको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा, उससे क्या होगा, बैंक को रिस्क हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो बैंक ने 1 साल का लोन दिया था 8% के हिसाब से। ठीक है, 1 साल का लोन दिया है 8% के हिसाब से, ब्याज दर 1 साल बाद जो 1 साल बाद क्या होगा, उसको उसका रिटर्न मिल गया। ठीक है, अब रिटर्न मिलने के बाद उसने क्या किया, उसको क्या करना है, उसी पैसे को या उसी इन्वेस्टमेंट को डबल से री इन्वेस्टमेंट करना है।
ठीक है। अब उसको क्या करेगा, वो री इन्वेस्टमेंट करेगा। पर क्या है, 8% पहले ब्याज थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है या घट के कितनी हो गई है, 6% हो गई है। लेकिन अब ब्याज जो मार्केट की इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गई, 6% हो गई, मतलब कम हो गई। क्या हो गई, 6% मतलब कम हो गई। अब क्या होगा, बैंक को रिस्क होगा। क्यों, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट 8% थी, अब वो इंटरेस्ट रेट 6% हो गई। अब क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा, बैंक को उम्मीद के मुताबिक आय नहीं मिलेगी। इसे री इन्वेस्टमेंट जोखिम कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किया था, उसको उस हिसाब से उसका वापसी, उसका रिटर्न मिल जाएगा। परंतु अगर आप उसमें फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंक की जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट है अगर कम हो जाती है, तो बैंक को क्या होगा, जोखिम होगा, बैंक को रिस्क होगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। ठीक है। ठीक है, तो ये थे इंटरेस्ट रेट रिस्क के टाइप्स। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क के सोर्सेज क्या क्या है। फर्स्ट है रिप्राइजिंग, जो मैं आपको टाइप्स में बताया भी, रिप्राइजिंग टाइमिंग डिफरेंस। मैंने आपको ये भी बताया था मैच्योरिटी एसेट, जिससे क्या कहते हैं, मिसमैच, गैप मिसमैच के नाम से हमने पढ़ा था। थर्ड था बेंचमार्क, जिससे हमने बेसिस रिस्क के नाम से पढ़ा है। यील्ड कर्व रिस्क और एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है, ये क्या है, सोर्सेज भी है और एक प्रकार के टाइप्स भी किसके, इंटरेस्ट रेट रिस्क के। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है कि जब भी बैंक किसी पर्सन को या किसी कस्टमर्स को लोन देता है और वो इंटरेस्ट रेट मार्केट से बढ़ जाता है या घट जाता है, तो क्या होगा, बैंक को नुकसान होगा, बैंक को लॉस होगा। तो वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। हमने देखे इंटरेस्ट रेट के टाइप्स और इंटरेस्ट रेट के सोर्सेज। ठीक है, ये टॉपिक था आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो आप, आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।